रविंद्र नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है क्लास नंबर 66 है और इस क्लास नंबर 66 में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानने का अच्छे से प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, इनकी क्या उपाधियाँ हैं, क्या चित्रण है जो बहुत फेमस है, क्या इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जन्म इनका कहाँ हुआ। जन्म तो आप जानते हैं जोरासांको को इनका भी होता है कोलकाता में ही, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये मूल रूप से अवनी बाबू की जो है चाचा लगते हैं, तो इसलिए इनका भी जन्म काल तो वही है जोरासांको वाला ही। लेकिन इनसे जो है कुछ खास प्रश्न बनते हैं जो आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए बहुत पर्याप्त हैं। जैसे प्रथम रचनात्मक चित्रकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। थकी हुई यात्री, माँ और बच्चा, सफ़ेद धागे, प्राचीन कानाफूसी, ये सब फेमस इनके जो है चित्रण है, इनके चित्रण के विषय हैं। ये आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग विस्तार से ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है जोरासांको कोलकाता में होता है। कब होता है? 1861 में होता है। ये सन भी पूछा गया है बेटा, यह स्थान भी पूछा गया है, सन भी पूछा गया है। तो कहाँ पे होता है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में होता है। 1861 में होता है, जोरासांको स्थान है। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाल्यकाल में किसी चित्रण तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, बल्कि वह तो अपने अनुभूतियों को रेखाओं में उभार कर अपने मन को बहलाते थे। और रविंद्रनाथ ठाकुर का चित्रकार जो मन है प्रारंभ में सुप्त रहा है, लेकिन पहले सुप्त रहा यानी शिथिल रहा, लेकिन जब जागा तो कई वर्षों तक लगातार वो जो है चित्रकला में वशीभूत होकर कार्य करते रह गए। और असाधारण काव्यात्मक वृत्तियों व सूक्ष्म ग्राहक संवेदना उनकी कला के साधन बन गए थे, ऐसा कहा जाता है। चित्रकला के अभ्यास को उन्होंने बड़ी तन्मयता व निष्ठा से अविराम रखा, यानी लगातार करते रहे कार्य को। और उन्होंने सैकड़ों चित्रों व रेखांकन को जो है चित्रित किया है, तो सैकड़ों चित्र बनाए हैं। और उनकी अपनी व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर जो रंग और रेखाएं उभरी हैं वे चित्र बन गई हैं। तो जैसे वो चित्रण का कार्य मन से नहीं कर पाते थे, लेकिन जो रेखाएं जो काव्यात्मक और जो मूल रूप से चित्रात्मक कार्य करते थे वो लास्ट में जो है कुछ ना कुछ उभर करके आ ही जाती थी, उसे वे चित्र मान लेते थे और वो चित्र बन गई हैं, ऐसा कहा भी जाता है। इन चित्रों का ना कोई रूप विधान होता था, ना कोई नियम होता था, ना ही कोई लाक्षणिक आधार होता था। ऐसा माना जाता है कि ये जो भी रचनाएं कर देते थे, जिधर भी हाथ फेर देते थे उधर जो है चित्र उभर करके आ जाता था। कोई नियम, कोई रूप, कोई विधान, कोई कला ऐसा नहीं था इनमें, ठीक है, क्योंकि इनका जो है प्रारंभिक लगाव जो है चित्रकला से नहीं रहा। ये अवनी बाबू से प्रेरित होते हैं क्योंकि उनके भतीजे हैं, और जब उनसे ये प्रेरित होते हैं उसके बाद जो है ये 67 वर्ष की आयु में मूल रूप से चित्रकला की ओर आगे बढ़ते हैं। ये उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, इसे याद रखना है। कला सर्जक विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का सृजन शक्ति वास्तव में अजेय, अपरिमेय तथा विलक्षण ही था। चित्रकला के क्षेत्र में मात्र रंग व रेखाएं ही कोई संदेश नहीं देती हैं, अपितु उनमें ध्वनि लय होती है, जिनका उद्देश्य कलाकार की कल्पना और संदेश का समग्र विकास करना होता है। ये शब्द विचार और जो है शब्दवेत्ता, साहित्यकार और चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर के विचार माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा है। तो संवेदना का समग्र विकास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक चित्र बना दिया बस उसी से काम हो जाएगा, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। कलाकार ऐसा जो है चित्रण करना सीखे, ऐसा मानते हैं। कहा गया है कि मूल रूप से रविंद्रनाथ ठाकुर जो है 67 वर्ष के साल में उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कई विशेष प्रयत्न नहीं किए थे 67 साल के बाद। इसलिए क्वेश्चंस बनता है 70 साल आयु में कौन जो है चित्रकला की ओर रुझान रखता है और चित्रकला को सीखने का प्रयास करता है और अवनति यानी उन्नति की ओर ले जाता है, तो वो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर है। तो कहा जाता है कि वे विश्वविख्यात कवि बन चुके थे उस टाइम जो है 70 साल की आयु में विश्वविख्यात कवि थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 1913 में ही इन्हें आप जानते होंगे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है और इनका जन्म 1861 में ही हो जाता है। तो जब 70 साल इसमें जुड़ेंगे तो 7-13 लगभग 1930 उसके करीब का आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग 1930 से पहले ये विश्व लेवल के अच्छे जो है कलाकार के रूप में और जो है साहित्यकार के रूप में आ चुके थे, उभर चुके थे। तो इसीलिए कहा जाता है विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। कविता लिखते
समय जो है शब्दों व पंक्तियों की रेखाओं से मिलाने पर जो अकल्पनित आकार बनता है उन्हीं की ओर उनका ध्यान जो है वो कृष्ट हुआ। और जब उसका ध्यान उधर आकृष्ट हो गया तो अब कहा जाता है कि इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वे इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकार पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आकार कैसे जा रहे हैं, उसमें कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, इस पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने अवनी बाबू ने, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद भारतीय कला के इतिहास में यह अभूतपूर्व प्रयोग था कि सन 1926 ईस्वी में करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़ों पर और अंगुलियों की स्याहियों को डुबोकर चित्रण शुरू किया और वे बाद में सीमित रंगों का उपयोग करते हुए पाए गए। पहले वो हाथ दबा के, बढ़िया दबा के पेंटिंग करते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में जो है बहुत ज़्यादा सुधार हुआ और अच्छे अच्छे तूलिकाओं से वो चित्रण करना स्टार्ट किए। रविंद्रनाथ ने परंपरावादी और यथार्थवादी चित्रकला का पल्लू ना पकड़ करके कला की आधुनिक शैलियों को अपनाया है। तो कला की आधुनिक शैलियों में चित्रण किसने किया है? तो रविंद्र बाबू ने किया है, जिससे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा जाता है। जो है आधुनिक कला शैली को अपनाते हैं उसे समन्वयात्मक शैली कहा जाता है। और ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि समन्वयात्मक शैली में चित्रण किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है, जिनका जन्म जोरासांको में होता है, 1861 में होता है। जोरासांको कहाँ पे पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। आगे कहा जाता है कि भारतीय लघु चित्रों व अजंता के भित्ति चित्रों में जो लय पाया जाता है वही टैगोर के चित्रों में भी है। ऐसा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो तुलनाएं दी जाती हैं कि जो अजंता और जो है अजंता की भित्ति चित्रण में जो लौ है या जो लय पाया जाता है, प्रवाह पाया जाता है, वैसे लय जो है मूल रूप से टैगोर के चित्रों में भी है। रविंद्रनाथ के चित्र परंपरावादी भारतीय यूरोपीय रूप विधान व प्रमुख कला की सामान्य अभिव्यक्ति का सम्मिश्रण रहा है। हालांकि इनका जो विषय रहा है आप जानते हैं नारी रहा है, भारतीय नारी मूल करके इनका केंद्र बिंदु रहा है सदैव, लेकिन आगे हम बात करेंगे उसमें। और रविंद्रनाथ की अगर बात करते हैं तो सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगती है पेरिस की गैलरी ऑफ बंगाल में। तो ये याद रखना है डाटा बेटा, कब लगती है पहली प्रदर्शनी? 1930 में लगती है। किसके जो है चित्रों की प्रदर्शनी है? रविंद्रनाथ ठाकुर के है। और मूल रूप से कहाँ पे लगती है? तो पेरिस की गैलरी बंगाल में मूल रूप से पहली प्रदर्शनी लगती है, जिसकी यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने खूब प्रशंसा की है। बाद में लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क और मॉस्को में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहाँ कहाँ बाद में लगी? पहले तो पेरिस में लगी, उसके बाद लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क और मॉस्को में भी इनके चित्रण की प्रदर्शनियाँ लगी हैं, खूब अच्छे से लगी हैं। आगे सन 1932 ईस्वी में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कोलकाता में भी लगी। तो 2 साल बाद 32 में कोलकाता में भी लग गई। उनका गृह क्षेत्र था कोलकाता, वहाँ पे भी इनकी प्रदर्शनी लगी। और 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित जो है अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में भी उनके 4 चित्र सम्मिलित हो चुके थे। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में मूल रूप से अवनी बाबू नहीं, रविंद्र बाबू के कितने चित्र प्रदर्शित किए गए थे? कितने चित्र वहाँ समाहित किए गए थे? तो 4 चित्र समाहित किए गए थे। यूनेस्को द्वारा कब आयोजित किया गया था? 1946 में आयोजित किया गया था। उसमें जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के 4 चित्र जो है समाहित किए गए थे, सम्मिलित किए गए थे उस प्रदर्शनी में दिखाने के लिए। आगे सन 1933 ईस्वी में रविंद्र बाबू के चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में भी लगाई जाती है। और जब मुंबई में इनकी प्रदर्शनी लगती है तो वहाँ भारतीय जनता दंग रह जाती है। वो देखती है इतना अच्छा चित्रकारी किसने किया है। देखते देखते इनकी खूब बुराइयां भी होती हैं, लेकिन बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयाँ भी आती हैं, आप जानते ही हैं। तो वहीं से रविंद्रनाथ बाबू जो है चित्रकार के रूप में भी उभर करके आ जाते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं। रविंद्रनाथ सौंदर्य उपासक और श्रृंगार वृत्ति के कलाकार थे। उनके चित्रों का प्रमुख विषय जो है नारी रहा है। आप जानते हैं प्रमुख विषय क्या रहा है? तो नारी रहा है। भारतीय नारियां उनके प्रमुख विषय के रूप में रही हैं। विशेष रूप से भारतीय नारियां भी उनके चित्रण के लिए केंद्र बिंदु मानी जाती हैं। उनके चित्रों में नारियों के सहज, सरल, भावपूर्ण चेहरे दिखाई देते हैं। सहज, सरल, भावपूर्ण चेहरे किसके चित्रण में दिखाई देते हैं? तो दिखाई देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है? जोरासांको पश्चिम बंगाल में होता है, कोलकाता के पास। 1861 में जन्मते हैं। रविंद्र बाबू ने सभी विषयों के सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है, किंतु वे
द्रव्य स्मृति रंगों को पसंद करते थे, द्रव्य स्मृति रंगों को खूब अच्छे से वो लाइक करते थे, पसंद करते थे और स्याही का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया करते थे। जब रंग इन्हें नहीं मिलता था तो वो फूलों की पंखुड़ियों को आपस में दबाकर उसको जो है रंग के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे। ऐसा भी कारनामा रविंद्रनाथ ने अपनी चित्रकला में किया है। आगे बात करें तो इनसे जो है और डाटा क्या बन सकता है, कहा जाता है वो रंगात्मक पद्धति सामग्री के आंतरिक प्रेरणा को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। तो रंगांकन पद्धति होता है बेटा रंगनों के लिए, उसे जो है कोई चित्र बनाया गया उसे रंगने के लिए रंगांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आंतरिक प्रेरणा से अधिक महत्व दिया जाता था, कैसे रंगों का प्रयोग किया जाए। तो वर्णिका भंग इसी को कहा जाता है, ठीक है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो वर्णिका भंग में क्या होता है, सभी रंगों को प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जो सबसे अच्छा बैठता है वही होता है। तो वर्णिका भंग आप प्रैक्टिकल ही कर सकते हैं, वर्णिका भंग में जो है आपको प्रैक्टिकल ही करना है, तो वो बहुत अच्छे से रंगांकन पद्धति मूल रूप से रविन्द्रनाथ ठाकुर करते थे। घनिष्ठ कला प्रेमी से प्रेरित होकर के उन्होंने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना भी की थी। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की है, तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना मूल रूप से रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की है। तो उसकी प्रस्थापना की, उससे कला संबंधी विचार जो है किली के विचारों से मिलते जुलते हैं। ये डाटा पूछा गया है कि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के विचार किससे मिलते हैं, तो कली से मिलते जुलते हैं, कली, ठीक है। और कला ने विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार करते हुए आगे बढ़ाया है। इनके कुछ खास जो है चित्रण है जिसे आपको हर हाल में याद रखना है। थके हुए यात्री किसका है बेटा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। माँ व बच्चा किसका है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। सफ़ेद धागे किसके हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर के हैं। प्राचीन कानाफूसी किसका है बेटा, तो ये भी रविन्द्रनाथ ठाकुर के अच्छे चित्रण में शामिल हैं, ये इनके विषय में शामिल हैं। भारतीय नारियों पे चित्रित करके ये जो है ज़्यादातर विषय में चित्र बनाए हैं। और आगे कहा जाता है कि रविंद्रनाथ जापानी और चीनी चित्रण पद्धतियों को जो है सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए जापान भी गए और वहाँ 3 महीने मूल रूप से रह करके जापानी और चीनी चित्रण पद्धतियों को सीखने का भी प्रयास किया। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 3 महीने में ये जो है वहाँ से जापानी पद्धति और चीनी पद्धति दोनों चित्रण पद्धतियों को सीख करके आए थे। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है। रविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार किसे कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविंद्रनाथ एक समर्थ साहित्यकार, संगीतकार, कुशल चित्रकार भी थे। इसमें से बहुत पूछा जाता है, मूर्तिकार नहीं थे, याद रखना है। तो यही डाटा पूछा भी जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या नहीं थे, मूर्तिकार नहीं थे। साहित्यकार थे, संगीतकार थे, कुशल चित्रकार थे, लेकिन मूर्तिकार नहीं थे। कवि भी थे, कवि भी याद रखना है, कवि भी थे वो। रविंद्र ने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में जो है क्रांति का सूत्रपात किया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे चित्रकला को बढ़ावा दिया है। केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक कृति गीतांजलि के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। और आप जानते हैं गीतांजलि के लिए पुरस्कार उन्हें कब मिलता है, तो 1913 ईस्वी में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। तो वो एशिया ही नहीं पूरे विश्व में जो है ख्याति प्राप्त हो जाते हैं। 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उनका सृजन जो है साहित्यिक, संगीतिक और कला हमारे लिए अमूल्य सौगात मानी जाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे लिए कला में बहुत विशेष योगदान दिया है। और विशेष योगदान इसलिए दिया क्योंकि वो 67 वर्ष की आयु में मूल रूप से कला की ओर आगे बढ़े और उससे जो है प्रेरित हुए। इनके खास चित्रण में 2-4 डाटा आपको सदैव याद रखने हैं कि थके हुए यात्री किसकी कृति है, रविंद्रनाथ ठाकुर की है। माँ और बच्चा किसका है, रविंद्रनाथ ठाकुर का है। सफ़ेद धागे किसके हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के हैं। प्राचीन खानाफूसी चित्र किसका है, वो भी रविंद्रनाथ ठाकुर का ही है। ऐसे प्रथम रचनात्मक चित्रकार, आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है, जोरासांको में होता है 1861 में। और अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी जब 1946 में लगती है तो यूनेस्को द्वारा आयोजित होती है। उसमें मूल रूप से कितने चित्र इनके जाते हैं, तो 4 चित्र इनके जाते हैं। तो इतना डाटा तो आपको हरदम याद रखना है, सदैव याद रखना है। और ये याद रखना है कि 70 वर्ष, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 70 वर्ष की आयु में मूल रूप से चित्रकला की ओर किसका रुझान रहा है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर का रहा है। और अगर और कुछ एक्स्ट्रा डाटा पूछा जाता है तो उसे आपको ज़रूर कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इनका विषय क्या रहा है, भारतीय नारी रहा, हमने बताया ही है विषय इनका भारतीय नारी रहा है। कितने दिनों के लिए चीनी और जापानी पद्धति को सीखने के लिए गए थे, 3 महीने के लिए गए थे।
तो इतना डाटा आपके लिए पर्याप्त है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की है? वो भी रविंद्र बाबू ने ही की है, याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।